हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइट वीडियो। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। नामकरण शुरुआत कर चुके हैं और नामकरण के अंदर सामान्य नामकरण के अंदर सिस्टम ए पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिस्टम बी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सिस्टम ए के अंदर हम बहुत ही अच्छे से पढ़े थे, आप उसका प्रैक्टिस करते रहिए। आज हम शुरू करने वाले हैं सिस्टम बी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टम ए में किन कंपाउंडों का नामकरण करते हैं? सिस्टम ए के अंदर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनके अंदर क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं होता है, उनका नाम सिस्टम ए के अनुसार करते हैं। लेकिन वहां पे कुछ अपवाद भी है जिनमें कार्बन होते हुए भी उनका नामकरण सिस्टम ए में करते हैं, जैसे कीटोन है। ठीक है, स्पेशली आपको कीटोन का ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपने पास क्या है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी है, उसका नामकरण है सिस्टम ए में भी करते हैं, सिस्टम बी में भी करते हैं। वो आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिस्टम बी किस आधार पर है, किस बेस पर आधारित है। देखिए, सिस्टम बी के द्वारा उन यौगिकों का नाम दिए जाते हैं जिनके क्रियात्मक समूह में कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाएगा। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, सिस्टम बी के द्वारा नामकरण करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ कीजिए। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, आपको जो दिक्कत आती है नामकरण के दौरान, सामान्य नामकरण के दौरान, वो आज आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो अपने पास है सिस्टम बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सिस्टम बी को समझ सके, सामान्य नामकरण को सीख सके। ठीक है, तो सिस्टम बी है, बहुत ज्यादा काम में आते हैं। सिस्टम बी के अंदर हमारे पास क्या है, 11th में भी काम में आता है, 12th में भी काम में आता है, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी सिस्टम का बी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी केमिस्ट्री को सीख सके, नामकरण सीख सके। ठीक है, तो हम सिस्टम बी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सिस्टम बी क्या होता है। सिस्टम बी के द्वारा उन यौगिकों के नाम दिए जाते हैं जिनके क्रियात्मक समूह में कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाता है। अच्छा, कीटोन इस सिस्टम में नहीं है। क्या नहीं है? कीटोन इस सिस्टम में नहीं है। कीटोन सिस्टम ए के द्वारा दिया जाता है। कीटोन का नाम किसके अनुसार दिया जाता है? सिस्टम ए के द्वारा दिया जाता है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, इस सिस्टम में कार्बन की संख्या के लिए पूर्व लगन काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? पूर्व लगन। अच्छा, क्रियात्मक समूह के लिए क्या काम में लेंगे? अनुलग्न काम में लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन की संख्या के लिए तो पूर्व लगन और क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न काम में लेंगे। मतलब अपने पास यहाँ पे दो ही चीज होगी, एक तो कार्बन की संख्या का नाम लिखना पड़ेगा और क्रियात्मक समूह का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने को दो टेबल की आवश्यकता होगी। एक तो क्या, कार्बन की संख्या के लिए, और दूसरी क्रियात्मक समूह के लिए। इन दोनों के नाम के लिए दो टेबल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अपने पास टेबल ए है और इधर क्या हमारे पास टेबल बी है। इनका नाम कैसे लिखा जाता है? नाम कैसे लिखा जाता है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले टेबल ए का नाम लिखते हैं, टेबल ए का नाम लिखते हैं। उसके बाद में क्या लिखते हैं? उसके बाद में टेबल बी का नाम लिखते हैं, टेबल बी का नाम लिखते हैं, और इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ के लिख देते हैं। मतलब ए और बी का नाम लिख देते हैं। टेबल ए का नाम क्या होगा और टेबल बी का नाम क्या होगा, इस तरीके से लिखते हैं। चलो जानते हैं कि अपने पास टेबल ए और टेबल क्या है। ठीक है, अगर हमें टेबल ए और टेबल बी के बारे में पता लग जाए और इनका एक दो एप्लीकेशन हम सीख जाए, तो हमें सिस्टम बी में हम नामकरण सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास है कार्बन की संख्या के लिए टेबल ए और क्रियात्मक समूह के लिए टेबल बी है। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल ए है तो वो तो पूर्व लगन बताएगी कार्बन की संख्या के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्रियात्मक समूह के लिए टेबल बी है और वो क्या बताएगी अपने को? अनुलग्न बताएगी। ठीक है, तो टेबल ए के द्वारा हमें क्या पता लगेगा? पूर्व लगन पता लगेगा। ठीक है, और टेबल बी के द्वारा क्या पता लगेगा? अनुलग्न पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या लिखा जाता है? पूर्व लगन। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? पूर्व लगन लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? अनुलग्न। ठीक है, और कंपाउंड का नाम हो जाता है। ठीक है, तो टेबल ए में देखिए, अगर हमारे पास एक कार्बन का यौगिक आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर्म। टेबल ए में उसका नाम क्या होगा? फॉर्म। दो कार्बन हो जाता है तो उसका नाम क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, और तीन कार्बन का हो जाता है तो उसका नाम क्या होगा? प्रोपियोन। क्या बन जाएगा? प्रोपियोन। चार कार्बन का है, चार कार्बन आ जाए तो क्या नाम होगा उसको? ब्यूटीन या ब्यूटेन। ठीक है, जो कई किताबों में ब्यूटीन लिखा होता है, कई किताबों में ब्यूटेन लिखा होता है, और इंग्लिश में ब्यूटाइल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं पांच कार्बन के लिए वेलर काम में लेते हैं। ठीक है, 6 कार्बन के लिए कैप्रो काम में लेते हैं। बात समझ में आई? अब देखेंगे स्पेशल पॉइंट अपने पास
यहाँ पे अपने पास क्या है कि 6 कार्बन तक है, 6 कार्बन तक है, सिस्टम बी के द्वारा नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। 7 कार्बन उससे ज्यादा कार्बन आ जाते हैं तो सिस्टम बी के द्वारा सामान्य नामकरण नहीं कर सकते, हम सामान्य नामकरण नहीं कर सकते, आईपीसी नामकरण ही पॉसिबल है उनका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 3 कार्बन हो और एक डबल बॉन्ड हो और उसको क्या बोलते हैं, एक्राइल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्राइल। अच्छा, आगे समझ में आएगा जब इनको कंपाउंड को लेकर के हम इनका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो 3 कार्बन हो और डबल बॉन्ड हो। अच्छा, डबल बॉन्ड कहाँ होने चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए अपने पास दूसरे नंबर के कार्बन, क्रियात्मक समूह के रिस्पेक्ट में दूसरे नंबर के कार्बन पे, तो उसका बोलेंगे एक्राइल। 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड हो, कहाँ पे होने चाहिए, दूसरे नंबर के कार्बन पे होने, तो प्रोटॉन बोलते हैं। अच्छा, ऐसा समूह आ जाए अपने पास C3CO समूह, तो पाइरू बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पाइरू। और अगर हमारे पास 3 डिग्री ऐसा समूह हो जाए, मूलक आ जाए, तो क्या बोलेंगे, पीवेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पीवेल। अच्छा, इसका उपयोग हम एक रिएक्शन में करते हैं, ठीक है, तो वहां पे इसको देखने को मिलता है, ठीक है। तो टेबल ए समझ में आई, कार्बन एक होता है तो फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटेन या ब्यूटेन, 5 कार्बन के लिए वेलेन, 6 कार्बन के लिए कैप्रो काम में लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम केस में तो इनका ही उपयोग किया जाता है, 5 तक ही काम में आते हैं, ठीक है, ये बहुत ही कम काम में आते हैं। अब बात आती है अपने पास टेबल बी। टेबल बी क्रियात्मक समूह है और उनका नाम होगा इधर, ठीक है, और उधर क्या लिखने वाले हैं अपन, अनुलग्न। अच्छा, ये देखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखे हुए, क्रियात्मक समूह और उसका नाम। जैसे सबसे पहले क्रियात्मक समूह COH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अनुलग्न होगा इक एसिड, इसका नाम सिस्टम बी में इक एसिड के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड है और इसका अनुलग्न किस रूप में लिखेंगे, एक एनहाइड्राइड के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है HCOOR, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टर, और इसका अनुलग्न होता है 8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है COX, अच्छा, अम्ल हैलाइड है और इसको हम अनुलग्न के रूप में इल हैलाइड के रूप में काम में लेंगे, ठीक है। इसका अनुलग्न क्या होगा, इल हैलाइड। अच्छा, हैलाइड होता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो यहाँ पे अगर क्लोरीन लगा देंगे तो इल हैलाइड है, तो फ्लोराइड लगा देंगे तो क्या बना, इल क्लोराइड बना, समझ में आया। अगर क्लोरीन लगा देंगे तो क्या बनेगा, इल क्लोराइड, मतलब है इल के बाद में हैलाइड का नाम लिख देंगे। हैलाइड कौन कौन से होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, बात समझ में आ गई। अब ब्रोमीन आ गया तो क्या बोलेंगे, इल ब्रोमाइड बोलेंगे, ठीक है। और आयोडीन आ जाए तो क्या बोलने वाले हैं, इल आयोडाइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास CONH2, इसका नाम, इस क्रियात्मक समूह का नाम होता है एमाइड और इसका अनुलग्न भी क्या होता है, एमाइड होता है, ठीक है, तो ये तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास साइनाइड है और आइसोसाइनाइड। अच्छा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड हम किस सिस्टम में पढ़े थे, सिस्टम ए में पढ़े थे, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम बी में भी आ गए, तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नामकरण हम सिस्टम ए में भी कर सकते हैं और सिस्टम बी के अनुसार भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सिस्टम बी में किस तरीके से नामकरण करेंगे, जब साइनाइड आ जाए तो उसका अनुलग्न के रूप में काम में लेंगे ओ नाइट्राइल काम में लेंगे, ठीक है, और आइसोसाइनाइड आ जाए तो क्या काम में लेंगे, ओ आइसोनाइट्राइल काम में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, उसका अनुलग्न भी क्या होगा, एल्डिहाइड ही होगा। अच्छा, जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उन सभी में क्या है, कार्बन है, और सिस्टम बी है उसका आधार है, और सिस्टम बी के द्वारा उन यौगिकों का नाम दिए जाते हैं जिनके क्रियात्मक समूह में क्या हो, कार्बन पाया जाए, मतलब क्या पाया जाए, कार्बन पाया जाए। अच्छा, इसमें कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, सभी में कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन, और इस एल्डिहाइड के अंदर भी क्या है, कार्बन है, बात समझ में आ गई। तो अपने को पता लग गया टेबल ए और टेबल बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं अपन, टेबल ए का नाम लिखेंगे पहले, टेबल बी का नाम लिखेंगे और दोनों को जोड़ के लिख दिया जाता है, ठीक है। तो आप टेबल ए और टेबल बी समझ में आ गए, एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अब आप इनको नोट कर चुके होंगे। देखिए, अब हम नामकरण करने वाले हैं, तो नामकरण में हमें क्या है, टेबल ए और टेबल बी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। टेबल ए और टेबल बी को मैं यहाँ पे रखता हूँ, इनको क्लीन नहीं करते हैं, ठीक है, और हम इसको हटा देते हैं। आप इसको नोट कर लिए होंगे, इसको भी नोट कर लिए होंगे, इसको भी नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो अपने को टेबल ए और टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं इनको क्लीन नहीं कर रहा, ओके। अब देखेंगे कि अपने पास है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको भी इनमें से देखिए, इनमें से हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह है।
अगर किसी क्रियात्मक समूह लेकर के हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको एक दो बताऊंगा तो सारे कर सकते हैं, सारे नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते जाइए क्या कैसे नामकरण करते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्रियात्मक समूह कौन सा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपने पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब COOH का सामान्य नाम। क्या करने वाले हैं? सामान्य नाम, ठीक है। तो अब देखेंगे नाम क्या करने का मेथड क्या है। पहले टेबल ए का नाम लेते हैं, उसके बाद में टेबल बी का नाम। सबसे पहले कंपाउंड लेते हैं। अच्छा, कार्बन की संख्या के आधार, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6 कार्बन तक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मान लो कि 1 कार्बन का मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बनाया यहाँ पे? 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा यहाँ पे क्या बनाने वाले? 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है 4 कार्बन का। तो ये देखिए 4 कार्बन का क्रियात्मक समूह के लिए, देखिए 4 कार्बन का। नेक्स्ट है 5 कार्बन के लिए, जैसे मैंने यहाँ बनाया CH2, CH2, कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। 5 कार्बन का कंपाउंड बन चुका है। छठे कार्बन के लिए देखिए CH3, CH2, कितने कार्बन हुए? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा कार्बन इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 6 कंपाउंड हमने बना चुके हैं, ठीक है। सामने कंपाउंड भी देखिए, इन कंपाउंडों को हम क्या कर सकते हैं? सामान्य नामकरण करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अपने पास क्या है? 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड होगा। ओके, इसके लिए कंपाउंड बनाते हैं। मैंने क्या बोला? 3 कार्बन, 1, 2, 3 कार्बन। अच्छा, कौन से क्रियात्मक समूह की स्टडी कर रहे हैं अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ लगाया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड और इसने बोला है कि 3 कार्बन होने चाहिए। हमने 3 कार्बन लिखे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद में देखना डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ होने चाहिए? दूसरे नंबर के कार्बन पे होना चाहिए। तो 1 और दूसरे नंबर पे इसकी वैलेंसी को पूरी कर देते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड बन चुका है। अगला कंपाउंड की बात आती है नवे कंपाउंड। 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या बोला गया? 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4 कार्बन है और नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड लगा देंगे और इसके बाद में वैलेंसी पूरी कर देते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड बन चुका है। अच्छा, नवे कंपाउंड की बात आती है। अच्छा, ये है अपने पास, ठीक है। इसको पायरू है, इसके क्रियात्मक समूह लगाना है, ठीक है। तो अपने पास क्या बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O और इसके बाद में क्या लगाना है? COOH समूह। अच्छा, ये समूह लगा दिया मैंने, ये पायरू है, ठीक है। अगला कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड अपने पास पीवेल, ठीक है। तो पीवेल के लिए क्या बनाएंगे अपने पास? यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे CH3, ये तो बन चुका पीवेल। और कौन सा क्रियात्मक समूह की स्टडी कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ लगाया मैंने COOH समूह लगाया। अच्छा, इन सभी कंपाउंडों का नाम दिए। देखिए हमारे पास क्रियात्मक समूह पहला और इसके लिए कितने कंपाउंड बने हैं? 10 कंपाउंड बने हैं, ठीक है। तो 10 कंपाउंड बने हैं। इसी प्रकार अगर हम इसका बनाना चाहिए एनहाइड्राइड तो इसके भी कितने बनेंगे? 10। इसके बनाना चाहिए तो 10। तो इस तरीके से हमारे पास 8 है तो कितने बनेंगे? 80 बन जाएंगे। और इनके भी हमारे पास क्लासिफिकेशन 4 है। तो मतलब सोचो कितने कंपाउंडों का सामान्य नामकरण कर सकते हैं। अगर हम इस सिस्टम को सीख जाएंगे, इनका नामकरण सीख जाएंगे तो बाकी वाले कंपाउंडों का नामकरण भी सीख सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं, अब हम नामकरण करने वाले हैं। तो नामकरण कैसे करेंगे? टेबल ए में कार्बन कितने हैं उसको चेक करेंगे, उसका नाम लिखेंगे और टेबल बी में चेक करेंगे कि कौन सा क्रियात्मक समूह है, उस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या हो वो लिख देंगे। बस सिंपल सा काम है। क्या बोला मैंने? टेबल ए में कार्बन की संख्या चेक करेंगे और उस कार्बन की संख्या को चेक करने के बाद में उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। एक कार्बन हो तो फॉर्म लिख देंगे और क्रियात्मक समूह हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लगा देंगे? इक एसिड। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कितने कार्बन। टेबल ए में कितने कार्बन मिला अपने को? एक कार्बन मिला। अच्छा, एक कार्बन होता है तो क्या नाम होगा उसका? फॉर्म होगा। क्या होगा? फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्म। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है? टेबल ए का नाम हो गया, अब टेबल बी। टेबल बी में कौन सा क्रियात्मक? COH और उसका अनुलग्न क्या है? इक एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं अपन? इक एसिड, ठीक है। तो हमने टेबल ए का नाम लिखा, टेबल बी का नाम लिखा और इनको जोड़ के लिख देते हैं। क्या बनेगा? फॉर्मिक
एसिड। क्या बन जाएगा इसका नाम? फॉर्मिक अम्ल बना। क्या बना है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक इसी प्रकार इस कंपाउंड का नाम, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन है क्या? यस, कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन अपने पास और कौन से क्रियात्मक CO समूह? तो सिस्टम बी के अनुसार, और सिस्टम बी किसके अनुसार आधार है? टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए में क्या बताएगी? कार्बन की संख्या, और टेबल बी क्या बताएगी? क्रियात्मक समूह का नाम, उसका अनुलग्न के रूप में। ठीक है, तो देखेंगे कितने कार्बन है? 1 और 2 कार्बन है। ठीक है, नंबरिंग कहां से करते हैं? क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से करते हैं। ठीक है, अब कितने कार्बन है? तो टेबल ए में कितने कार्बन? 2 कार्बन के लिए क्या नाम होगा? एसिड। 2 कार्बन है तो इस यहाँ पे आएगा एसिड। ठीक है, उसके बाद में कौन सा क्रियात्मक समूह? COH। इसके लिए अनुलग्न क्या काम मिलेंगे? इक एसिड। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे इक एसिड। क्या लिख देंगे यहाँ पे? इक एसिड। ठीक है, अगर हम ज्वाइन करके लिखते हैं तो क्या लगाते हैं? इक एसिड, और फिर दोनों को मिला के लिखते हैं एसिटिक एसिड। क्या नाम बन चुका है? एसिटिक एसिड। इसी प्रकार इस कंपाउंड का देखेंगे 1 2 3। तो टेबल में कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या नाम होगा? प्रोपियोन। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? प्रोपियोन। क्या लिखेंगे? प्रोपियोन। अच्छा, टेबल बी में कौन सा क्रियात्मक समूह? CO समूह, और उसका अनुलग्न क्या आएगा? इक एसिड। अच्छा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे इक एसिड। तो इस तरीके से नाम हो, ये तो टेबल ए और ये क्या हो चुका है? टेबल बी का नाम हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है इस कंपाउंड में कितने कार्बन? टेबल ए में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन है। 4 कार्बन टेबल ए में 4 कार्बन के लिए क्या नाम होता है? ब्यूटेन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका नाम आ जाएगा अपने पास, देखना, ब्यूटेन। ब्यूटेन। उसके बाद में कौन सा क्रियात्मक समूह? COH, और COH टेबल बी में उसका अनुलग्न क्या होगा? इक एसिड। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? इक एसिड लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन में टेबल में क्या नाम है? वेलर। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? वेलर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? वेलर। क्या लिखेंगे? वेलर। ठीक है, और कौन सा क्रियात्मक समूह अपने पास? कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका अनुलग्न क्या है? इक एसिड। तो हम लिख देंगे इक एसिड, वेलरिक एसिड। तो नाम क्या बना है? वेलरिक एसिड बना है। अच्छा, इसके अंदर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। 6 कार्बन इस कंपाउंड में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या काम मिलेंगे? कैप्रो। क्या काम मिलेंगे? कैप्रो। तो मैंने लिखा कैप्रो। ठीक है, और उसके बाद में COH समूह मतलब क्रियात्मक समूह COH है, और उसका अनुलग्न क्या लगाएंगे? इक एसिड। तो यहाँ पे लगा देते हैं इक एसिड। कैप्रोइक एसिड। क्या नाम बन चुका है इसका? कैप्रोइक एसिड बना है। ठीक है, अब बात है इस वाले कंपाउंड की। तो अपने नेक्स्ट वाला कंपाउंड ये है, 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, वो भी कहाँ पे? दूसरे नंबर के कार्बन पे है। ठीक है, तो 3 कार्बन है और नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, मतलब क्या है अपने पास? एक्राइल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्राइल। क्या लिखेंगे? एक्राइल। ठीक है, उसके बाद में टेबल ए का नाम हो चुका है। टेबल ए में उसके बाद में क्या करना है? टेबल बी का नाम लिखना है। टेबल ए बी में कौन सा क्रियात्मक समूह है? COH समूह है, और COH समूह का अनुलग्न क्या लिखते हैं? इक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इक एसिड। तो यहाँ लगाएंगे इक एसिड। तो क्या नाम बना? एक्राइलिक एसिड बना है, एक्राइलिक अम्ल बना है। क्या बना है? एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक अम्ल बन चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड का। अच्छा, यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4। 4 कार्बन है और दूसरे नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, 4 कार्बन हो और दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या हो? डबल बॉन्ड हो 1। ठीक है, एक ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? क्रोटोन। तो इसमें क्या लिखने वाले अपन? क्रोटोन। क्या लिखेंगे? क्रोटोन। अच्छा, क्रियात्मक टेबल ए का नाम तो हो चुका है क्रोटोन, लेकिन टेबल बी का भी तो नाम लिखना है। टेबल बी में कौन सा क्रियात्मक? COOH समूह है। कौन सा समूह है? COH समूह है। ठीक है, COH समूह के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अनुलग्न क्या होता है? इक एसिड। तो ये तो याद हो गया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सिस्टम बी में अनुलग्न क्या होगा? इक एसिड होगा। ठीक है, तो क्योंकि कितने नाम दे चुके, तो यहाँ पे लिख देंगे इक एसिड। क्या लिख देंगे? इक एसिड। ये तो टेबल ए का नाम था और ये टेबल बी का नाम है क्रोटोनिक एसिड। क्या बना है? क्रोटोनिक एसिड। सब बच्चों को समझ में आ गया? ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या है? ये वाला है पायरू। ठीक है, C3CO, और यहाँ पे क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। ठीक है, इतना पार्ट तो ये अलग है और ये पार्ट अलग है। ठीक है, ये वाला पार्ट तो ये है।
ठीक है, जिसका नाम क्या है पायरू, तो हम लिख देते हैं पायरू। और उसके बाद में कौन सा क्रियात्मक समूह सीओच, और सीओच समूह में सीओच समूह के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, उसका अनुलग्न क्या होगा इक एसिड, तो यहाँ पे लिख देंगे इक एसिड, क्या लिखेंगे इक एसिड, तो क्या नाम बना पायरुविक एसिड बना है, पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट कंपाउंड है ये वाला समूह है और एक ये समूह है। अच्छा ये वाला समूह दिख रहा होगा अपने आपको, ठीक है, ये पीवेल है, इसको क्या बोलते हैं पीवेल है। तो इस वाले कंपाउंड का तो नाम क्या होगा पीवेल, क्या बनेगा पीवेल। और उसके बाद में ये CO समूह है, टेबल बी में क्या नाम होगा उसका इक एसिड होगा, तो यहाँ लिख देते हैं इक एसिड, क्या लिख देते हैं इक एसिड, पीवेलिक एसिड, पीवेलिक अम्ल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण किया है सिस्टम बी के अनुसार, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना है इसका, आप इनको लिखना, अपने दोस्तों को देना लिखने के लिए, ठीक है, एक दूसरे को दो और बनाने के लिए बोले, ठीक है। तो इस तरीके से हम नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कंपाउंड, देखिए हमने अभी अभी पढ़ा है किसके बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो कि एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट कंपाउंड की और बात कर लेंगे, एमाइड भी कर लेंगे, आगे और कर लेंगे, ठीक है। तो हम ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा क्या है एल्डिहाइड है। मैं आपको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, एल्डिहाइड के बारे में, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कई बार क्या होता है कि अपने पास प्रतिस्थापी भी लगे रहते हैं, तो प्रतिस्थापियों का नामकरण कैसे करेंगे, तो एल्डिहाइड का नामकरण करने से पहले, सामान्य नामकरण सीखने से पहले इसमें क्रियात्मक समूह के अंदर प्रतिस्थापी जुड़ जाए, मतलब क्या रिंग में क्या जुड़ जाए प्रतिस्थापी जुड़ जाए, तो उसका नामकरण भी पूछा जाता है। वो नामकरण आपको मैं बताता हूं पहले, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इनको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम देखते हैं कि अपने पास क्या है, हम पढ़ रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण सामान्य नामकरण पढ़ा है सिस्टम बी के अनुसार। अब हम ऐसी बात करते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे आ जाते हैं कि कार्बन श्रृंखला के अंदर प्रतिस्थापी आ जाते हैं, तो उस समय हम किस तरीके से नामकरण करेंगे। अच्छा प्रतिस्थापी का नाम प्रतिस्थापी का नाम के लिए उनकी स्थिति बताने के लिए, अल्फा बीटा गामा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने अल्फा बीटा गामा पोजीशन आपको सिखाई थी, ठीक है। तो आज वो वैसी चीज काम में आने वाली है, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है कि यहाँ पे मैंने लगा दिया है Br लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है COOH है, ठीक है। अब प्रतिस्थापी आ चुका है। अब अपने पास ये है क्या है, अपने पास ये है कार्बन चेन है। अच्छा इसमें नंबरिंग की बात करें तो 1 और ये 2 और ये 3 है। अच्छा नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर क्रियात्मक समूह हो, अपने पास CO समूह है, इधर क्रियात्मक समूह है, ठीक है, नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है। ये अपने पास क्या है प्रतिस्थापी है, तो क्रियात्मक समूह ये है, तो टॉप नंबर का क्रियात्मक समूह है ये, तो इसके अनुसार नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अपने को इसका नाम देना है, ठीक है। तो जब प्रतिस्थापी आ जाता है तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है। तो प्रतिस्थापी कितने नंबर पे है, किस पोजीशन पे है वो देखते हैं। देखेंगे अगर पोजीशन बताते हैं तो ये देखेंगे ये तो अल्फा कार्बन, अच्छा ये देखेंगे क्रियात्मक समूह, ये तो क्रियात्मक समूह है, ठीक है, क्रियात्मक समूह का कार्बन है, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह की कार्बन को छोड़ करके नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होगा अल्फा कार्बन, और ये कौन सा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा। कौन सा कार्बन होगा, बीटा कार्बन, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ फिर से, ठीक है। देखिए अब मैंने अभी जो कंपाउंड लिखा था वो इस तरीके से लिखा था CH2 और यहाँ पे क्या था Br था, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे COOH। अच्छा प्रतिस्थापी का नाम लिखना है तो हम उनकी स्थिति बताने के लिए अल्फा बीटा गामा आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो क्रियात्मक समूह को पकड़ लो, ठीक है, उसके बाद में अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो बीटा पोजीशन पे क्या जुड़ा ब्रोमीन, और ब्रोमीन आ जाए तो उसका नाम क्या होगा ब्रोमो होगा। क्या नाम होगा उसका ब्रोमो, क्या नाम होगा उसका ब्रोमो। ये सब बच्चों को बताया ना, ठीक है। अब देखेंगे इस कंपाउंड का नाम देते हैं, तो बीटा पोजीशन पे क्या है ब्रोमो, बीटा ब्रोमो। उसके बाद में टेबल ए और टेबल बी का नाम लिख देंगे। टेबल ए में कितने कार्बन,
टेबल ए में कितने कार्बन है चेक करते हैं, एक कार्बन, ये दो कार्बन और यहाँ पे तीन कार्बन। तीन कार्बन है तो क्या नाम लिखेंगे, प्रोपियोन। क्या लिखने वाले हैं, प्रोपियोन। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में क्रियात्मक समूह CO समूह और टेबल बी में मैच हो गया ये, और इसमें अनुलग्न क्या होगा, एक एसिड, और तो नाम लिख देंगे यहाँ पे एक एसिड। तो इस कंपाउंड का क्या नाम है, बीटा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि अपने पास है ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है अपने पास, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है CH3 और यहाँ पे COOH। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे अपने पास प्रतिस्थापी आ गया, तो प्रतिस्थापी आ चुका है तो क्या कहेंगे, सीधी श्रृंखला में अपने पास ये तो क्रियात्मक समूह है और ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, एक मेथिल समूह आ गया। इस समूह को क्या बोलेंगे, मेथिल। और ये कौन सी पोजीशन पे है, अल्फा पोजीशन। तो इसका नाम क्या बना, इसका नाम बनेगा अल्फा मेथिल। क्या नाम बनेगा, अल्फा मेथिल। तो इसका नाम क्या बनेगा, अल्फा मेथिल, अल्फा मेथिल। अच्छा प्रतिस्थापी का नाम दे चुका है, उसके बाद में टेबल ए और टेबल बी। अच्छा टेबल ए में कार्बन की संख्या चेक करो कितने कार्बन है, का एक, ये दो और ये तीन कार्बन है। पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तो तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या काम में लेते हैं, प्रोपियोन। क्या काम में लेंगे, प्रोपियोन। क्या काम में लेंगे, प्रोपियोन। और क्रियात्मक समूह कौन सी, COH, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका अनुलग्न क्या होगा, उसका अनुलग्न होगा एक एसिड। क्या नाम होगा, एक एसिड, अल्फा मेथिल प्रोपियोनिक एसिड। इस तरीके से कंपाउंडों का नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने सीखा कि अगर मान लो कि हमारे पास क्या है कि कार्बन श्रृंखला है और उसमें प्रतिस्थापी आ जाए तो उसका नामकरण भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप उनका नामकरण करना। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा Cl और यहाँ पे लिखा COH। एक इस कंपाउंड का नाम दीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड अपने पास क्या है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया आयोडीन और ये लिख दिया COH। इस कंपाउंड का भी नाम दीजिए। ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि मान लो कि अपने पास क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिख दिया, यहाँ पे फ्लोरीन लिखा और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे COOH। इस कंपाउंड का भी नाम दीजिए। ठीक है, तो आप उनका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लेंगे और इनका आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और आप इनका नामकरण कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा क्रियात्मक समूह, उसके रेस्पेक्ट में अल्फा, बीटा और ये गामा। ठीक है, ये इसका नाम क्या होगा, बीटा पोजीशन पे तो बीटा फ्लोरो। क्या आएगा, फ्लोरो। मैं बता देता हूँ कि अगर फ्लोरीन आता है तो क्या नाम होगा उसका, फ्लोरो। क्या होगा, फ्लोरो। अगर क्लोरीन आ जाए तो क्या नाम होगा उसका, क्लोरो। ठीक है, और ब्रोमीन आ जाए तो क्या नाम होगा उसका, ब्रोमो। क्या नाम होगा, ब्रोमो। और आयोडीन हो आ जाए तो क्या नाम होगा, आयोडो काम में लेते हैं। ठीक है, उनकी पोजीशन पी और बता देते हैं। अब ये बीटा पोजीशन पे है तो क्या लिखेंगे, बीटा फ्लोरो। तो इस कंपाउंड का मैं बता देता हूँ, जैसे क्या नाम आएगा, बीटा फ्लोरो, बीटा फ्लोरो। अच्छा प्रतिस्थापी का नाम हो चुका है, उसके बाद टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए में कितने कार्बन चेक करते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन में क्या आएगा काम में अपने पास, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या काम में आएगा, ब्यूटायर। ठीक है, और उसके बाद में कौन सा क्रियात्मक समूह, एक एसिड काम में लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या काम में लेंगे, एक एसिड। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम नामकरण कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल नामकरण है। ठीक है, मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा कंप्लीट नामकरण यहाँ पे बताया है। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट एल्डिहाइड का नामकरण सीखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेंगे और इनको नोट कर लेंगे। आप तीसरा और फोर्थ एग्जांपल आप बनाएंगे इनको। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। चलो एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब CHO का सामान्य नाम। ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। अब अच्छा एल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले नाम करते हैं। ये अपने पास आ गया, इसका नाम कैसे होगा, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मान लो HCOH, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा अपने पास कंपाउंड लेते हैं 2 कार्बन का, जैसे मैंने लिया CH3CHO। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड है अपने पास क्या, 3 कार्बन का, CH3CH2 और CHO। नेक्स्ट कंपाउंड है अपने पास 4 कार्बन का, CH3CH2
CH2 एंड CHO। इस कंपाउंड का नाम सामान्य नाम क्या होगा? नेक्स्ट है CH3 CH2 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 एंड CHO। इस कंपाउंड का सामान्य नामकरण क्या होगा? और नेक्स्ट अपने पास है CH3 CH2 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 एंड CH2। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 और ये आ गया एल्डिहाइड का कार्बन। ठीक है, इनके नामकरण देखते हैं सबसे पहले। अच्छा देखेंगे कि अपने पास है कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड है, इसके अंदर इसमें सब प्रतिस्थापित तो है नहीं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि अपने पास है एल्डिहाइड और क्रियात्मक समूह में कार्बन है। ठीक है, कार्बन है तो सिस्टम बी के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार करेंगे? सिस्टम बी के अनुसार, क्योंकि क्रियात्मक समूह में कार्बन है। अतः सिस्टम बी किस पर आधार है? टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए का नाम लिखते हैं और टेबल बी का नाम लिखते हैं। टेबल में क्या लिखते हैं? कार्बन की संख्या का नाम। अच्छा, इसमें कितने कार्बन है चेक करते हैं। इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए क्या काम ले लेते हैं? फॉर्म। क्या काम में लेंगे? फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्म। अच्छा, उसके बाद में टेबल बी। टेबल बी में क्रियात्मक समूह चेक करेंगे। अच्छा, कौन सा क्रियात्मक समूह? CHO, जो कि कहाँ है? यहाँ पे है, ये आ गया। और उसका अनुलग्न क्या होता है? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका फॉर्म प्लस एल्डिहाइड। क्या लिख देंगे? एल्डिहाइड। दोनों को मैच करके लिख देंगे तो क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन चुका है? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम बना है? फॉर्मेल्डिहाइड। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की। अच्छा, सिस्टम क्रियात्मक समूह में कार्बन है। ठीक है, तो सिस्टम बी के अनुसार टेबल ए में कितने कार्बन है चेक करते हैं। 1 और 2, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या काम में लेंगे? एसिड। तो यहाँ पे क्या काम में लेंगे? एसिड। और उसके बाद में क्रियात्मक समूह CHO है। CHO एल्डिहाइड है और उसका अनुलग्न क्या होगा? यहाँ पे एल्डिहाइड होगा। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड। अच्छा, नामकरण करते हैं तो क्या बनेगा? एसिड में एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो एसिटेल्डिहाइड। क्या नाम बन जाएगा? एसिटेल्डिहाइड नामकरण हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड अपने पास है। इस कंपाउंड में अपने पास क्या कितने कार्बन है? 1 2 3। चलो आप वीडियो को पॉज करके आप इसका नामकरण कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपका वो सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बना लिए होंगे। ठीक है, यस यस, चलो बना लिए होंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखेंगे कितने कार्बन, टेबल ए में कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपियोन। ओके, क्या लिखते हैं? प्रोपियोन। उसके बाद में कौन सा क्रियात्मक समूह? टेबल ए बी में क्रियात्मक CHO और इसका अनुलग्न क्या होता है? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो क्या नाम बन जाएगा? प्रोपियोन। प्रोपियोन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो ये बन चुका है प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या काम में लेते हैं? ब्यूटाइल। ब्यूटेर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ब्यूटेर। उसके बाद में क्रियात्मक समूह क्या है? COH है और उसका अनुलग्न क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड लिखेंगे इस तरीके से। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेरेल्डिहाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेरेल्डिहाइड। अच्छा, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? वेल और एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो डायरेक्ट नाम लिखते हैं। चलो 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? वेलर। और उसके लास्ट में क्रियात्मक समूह COH और उसका अनुलग्न क्या होता है? एल्डिहाइड। चलो यहीं पे लिख देते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम नामकरण डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में? चलो इसका नामकरण डायरेक्ट कीजिए। कितने कार्बन है इसके अंदर? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? कैप्रो। क्या लिखोगे? कैप्रो। और उसके बाद में क्या जोड़ना है? एल्डिहाइड। कैप्रोलिहाइड। क्या बन जाएगा? तो अब मैं लिखता हूं यहाँ पे कैप्रो और उसके बाद में एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, कैप्रो एल्डिहाइड, इस तरीके से कैप्रो एल्डिहाइड। बात समझ में? अब ये देखेंगे इसमें खास बात ये है कि इसके अंदर AEIOU है, तो पहले आने वाला AEIOU हट जाता है, कैप्रोएल्डिहाइड बन जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम नामकरण कर सकते हैं। अपने पास ये कंपाउंड बचे हैं, इन कंपाउंडों का नामकरण भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हम नामकरण करने वाले हैं। जो अपने पास कौन कौन से बचे हैं? अपने पास एक्राइल बचा है, क्रोटोन बचा है, पायरू बचा है और क्या बचा है? पीवेल बचा है। इन कंपाउंडों का भी नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम भी बहुत ही सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो देखते हैं। 3 कार्बन है,
जैसे 1 2 3 कार्बन, और एल्डिहाइड समूह स्टडी कर रहे हैं और 1 2 दूसरे नंबर के डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? पहली बात तो ये। दूसरा, 4 कार्बन के लिए ये देखो तो 1 2 3 4 कार्बन एल्डिहाइड लगा देंगे, 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड और बाकी वैलेंसी को पूरा कर देंगे। ठीक है, अगला कंपाउंड क्या है अपने पास? ये वाला कंपाउंड है, चलो देखते हैं। CH3CO और यहाँ पे एल्डिहाइड लगा समूह लगा दिया। नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे मैंने लगाया CH3 और यहाँ पे लगाया CH3 और यहाँ पे लगाया मैंने इस तरीके से। चलिए इस कंपाउंड की बात करते हैं। सिस्टम ए या सिस्टम बी क्रियात्मक समूह में कार्बन है, क्या है? कार्बन है। तो सिस्टम बी के अनुसार, और जो एल्डिहाइड है उसका सिस्टम बी के अनुसार, तो सिस्टम ए में टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए में देखते हैं कितने कार्बन है, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ चुका है? डबल बॉन्ड। तो अपने पास क्या है? डबल बॉन्ड आ जाए इस तरीके से, और वो भी कहाँ पे आना चाहिए? दूसरे नंबर के कार्बन पे। तो उसको बोलते हैं एक्राइल। क्या बोलते हैं? एक्राइल। ऐसा नहीं कि प्रोपियोन लिखेंगे अपन, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। डबल बॉन्ड आ जाए दूसरे नंबर पे तो उसका नाम क्या होगा? एक्राइल होगा। ध्यान रखना इस चीज का, क्या आने वाला है? एक्राइल। और उसके बाद में आएगा अपने पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लगाएंगे? क्रियात्मक समूह का अनुलग्न होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। तो जोड़ के नाम लिखेंगे तो क्या बनेगा? एक्राइल एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एक्रेल्डिहाइड। ये बना है एक्रेल्डिहाइड, ठीक है। अगले कंपाउंड की बात आती है कि अपने पास क्या है? दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। अच्छा, 4 कार्बन है इसके अंदर, 3 और 4, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल भी हो सकता है, और 4 कार्बन होता है तो अपने पास क्या है? क्रोटोन भी हो सकता है। तो अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड। अपने पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, वो भी कहाँ पे आया? डबल बॉन्ड यहाँ पे आया है। कौन से नंबर के कार्बन पे? दूसरे नंबर के कार्बन पे। तो हम क्या करेंगे? क्रोटोन काम में लेंगे, ना कि ब्यूटाइल काम में लेंगे। तो क्या लेंगे? क्रोटोन। क्या लेंगे? क्रोटोन। और उसके बाद में एल्डिहाइड है तो उसे अनुलग्न एल्डिहाइड, ठीक है। जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा इसका नाम? क्रोटोन, फिर एल्डिहाइड। ये नाम इसका बन चुका है, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये तो टेबल ए है और ये टेबल बी। टेबल ए में देखिए पायरो है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पायरो, ठीक है। टेबल बी में इसका क्या नाम है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होगा? एल्डिहाइड। तो लिख देंगे एल्डिहाइड, ठीक है। अब इस तरीके से हम इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो टेबल ए में है और ये टेबल बी। टेबल ए में क्या नाम है? CH3C, उसके दोनों तरफ क्या? CH3 और वैलेंसी पीवेल। क्या नाम है इसका? पीवेल। इसका नाम है पीवेल। और उसके बाद में एल्डिहाइड, तो हम लिख देंगे उसका अनुलग्न एल्डिहाइड। क्या नाम लिख देंगे? एल्डिहाइड। समझ में आया? और दोनों को मैच करके लिख देंगे तो क्या बनेगा? पीवेल एल्डिहाइड। ये बन चुका पीवेल्डिहाइड, ठीक है। और ये नेम रिएक्शन के दौरान काम में आता है, ठीक है। इस कंपाउंड को अगर हम बात करें तो इस तरीके से भी लिख सकता है। ये कार्बन है और इसके 3 CH3 जुड़े हुए हैं और यहाँ पे एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम लिखना सीखे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नामकरण और क्या है कि एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण सीखे हैं, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा है कि सिस्टम बी के अंदर नामकरण कैसे करते हैं एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का। अदर जो क्रियात्मक समूह है उनका नामकरण भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किस किस का सीखेंगे? हम सीखने वाले हैं कि एक तो कि अम्ल हैलाइड का नामकरण कैसे करते हैं, एमाइड का नामकरण कैसे करते हैं, और एस्टर का कैसे करते हैं, एनहाइड्राइड का नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इस क्लास के लिए दो तीन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, ताकि आपको अच्छे से बेहतर से समझ में आ जाए, ठीक है। आप टेबल ए को अच्छे से याद करो, टेबल बी को अच्छे से याद करो। अगर आपको ये टेबल ए और टेबल बी अच्छे से याद है तो हम किसी भी क्रियात्मक समूह वाले कंपाउंड का सिस्टम बी के अनुसार नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी केमिस्ट्री को सीख सके, ठीक है। जिस तरीके से आपको केमिस्ट्री इस चैनल की केमिस्ट्री चैनल की आवश्यकता है, ठीक इसी प्रकार आपके दोस्तों को भी इस चैनल की आवश्यकता है ताकि वो भी केमिस्ट्री को सीख सके, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।